श्री गुरुभ्यो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि नित्यम्। विदन्त्येव भवन्तः सर्वे यत् पूजावकाशानन्तरम् अद्य पुनः प्राग् विद्यावारिधि षाण्मासिक पाठ्यक्रम कार्यक्रमस्य इयं कक्षा आरभ्यते। तत्र अध्यापयितुम् अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्री सदाशिव परिसर पुरीस्थ सदाशिव परिसरस्य शिक्षाशास्त्र विभागस्य आचार्यः प्रोफेसर देवदत्त सरोदे महाभागः अत्र व्याकरणशास्त्रे अनुसन्धानस्य संभावना इति विषयम् आश्रित्य अस्मान् उद्बोधयितुं समागताः सन्ति। अतः तेषाम् अहम् अस्मिन् कार्यक्रमे स्वागतं व्याहरामि। किञ्च आचार्याः प्रार्थ्यन्ते यत् ते स्वीयां कक्षाम् आरब्धुं शक्नुवन्ति इति। आचार्याः देवदत्त सरोदे महाभागाः। ओम स्क्रीन शेयर कुर्वन् अस्मि, पश्यामः। शक्यते वा? न, अत्र समस्या जायमाना अस्ति। स्क्रीन शेयर होस्ट भवन्तं करोमि। करोतु। इदानीं इदानीं पश्यामि। इदानीं जायमानम् अस्ति। छात्र एतत् दृश्यते? मदीय ध्वनि आकर्ण्यते सम्यक्तया? ध्वनिरपि श्रूयते एव। अस्तु, तर्हि पुनरेकवारं समेषां हार्दं स्वागतम् अस्यां कक्षायाम्। अपि च अस्माकं प्रिय सुहृद आचार्यः यदुवीर स्वरूपशास्त्री महोदय अत्र विराजते। तर्हि अहम् अधुना प्रकृतं विषयमादाय अग्रेसरामि। मदीयः विषयः विद्यते संस्कृत व्याकरण शास्त्रे अनुसंधानस्य संभावना इति। अत्र दृश्यतां प्रस्तावना रूपेण किञ्चित् प्रस्तौमि। आभारतम् आविश्वं च संस्कृत विद्यासु संस्कृत व्याकरण क्षेत्रे विश्वविद्यालये अनुसंधानशालासु स्वतंत्र रूपेण बहुत्र बहुविधम् अनुसंधानं जायमानम् अस्ति। यदि आपाततः पश्यामः तर्हि क्वचित् तुलनात्मक अनुसंधानं, क्वचित् समीक्षात्मक अनुसंधानं, क्वचित् वर्णनात्मक अनुसंधानम् अधिकतया प्रचलति। तत्रापि किं भवति, चर्वितचर्वणम् अधिकमस्ति। लोके तदेव अनुसंधानं महत्वं भजते यदनुसंधानं लोकोपकारकं स्यात्, अपि च प्रयोजनपरं स्यात्, जीविकापरं स्यात्, अर्थोत्पादने समर्थं स्यात्
नूतन वस्तु उत्पादन क्षमं स्यात्। परं संस्कृत क्षेत्रे जायमानम् अनुसन्धानम् एवं विधं नास्ति इति कृत्वा अस्य विस्तृति तावती न विलोक्यते। अतः अस्माकम् अनुसन्धान शैली परिवर्तनीया इति मे मति। तर्हि विद्यमान विषय तत्र पश्यामः। संस्कृत व्याकरण वाङ्मयः तु अति प्राचीनम्, अर्वाचीनं च अस्ति। अति प्राचीनकालात् व्याकरणम् अनुवर्तते। अर्वाचीनकालपर्यन्तं तत्र टीकोपटीकाः जायमानाः सन्ति। तत्र विद्यमान विषय साम्प्रतिक लोकजीवने कथम् उपकर्तुं प्रभवन्ति तदाधारेण व्याकरण विद्यते। स च विषयो मया प्रस्तूयते च। अनुसन्धाने अपि नूतना प्रवृत्तयः दृश्यन्ते। संस्कृत व्याकरण अनुसन्धाने नूतन तंत्रज्ञानस्य अनुप्रयोगः कथं भवितुम् अर्हति तदपि अत्र विचार्यते। तो कुल मिला के सार यह है कि व्याकरण शास्त्र अति प्राचीन है, अनुस्यूत रूप से निरंतर रूप से वह धारा प्रवर्तमान है। अर्वाचीन काल तक आज तक उस पर लिखा जा रहा है, परंतु जितनी भव्यता दिव्यता व्याकरण की है, वर्तमान काल में उसका विस्तार, उसकी उपयोगिता हमने दुनिया के सामने उस भांति प्रस्तुत नहीं किया जिस भांति पाश्चात्य लोग अनुसंधान करके प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बहुत सारे विषय हैं, काल सीमित है, इसलिए स्थाली पुलाक न्याय से जितना संभव है उतना प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। प्राचीन काल में अनुसंधान दो प्रकार से प्रवृत्त होता है। एक आंतरिक जगत का अनुसंधान, जिसे हम आत्मानुसंधान या आध्यात्मिक क्षेत्र का अनुसंधान कह सकते हैं। दूसरा जगत अनुसंधान, जो हम जहां तक दृष्टि दौड़ाएंगे तो वहां तक अनंत जगत, अनंत ब्रह्मांड फैला है। तो उससे देखकर विस्मित होकर यह क्या है, कैसे है, कहां से आया है, कौन बनाता है, इस प्रकार जिज्ञासा लेकर हम उसके अनुसंधान में प्रवृत्त होते हैं। तो इसी को दृष्टि में रख के विद्या की दो धाराएं प्रवृत्त हुई हैं। तस्मै होवाच द्वे विद्ये वेदितव्ये इति हस्म ब्रह्मविदो वदन्ति पराचैव अपराच। एक परा विद्या जो आध्यात्मिक विद्या, जो आत्मानुसंधान ब्रह्म तत्वानुसंधान के लिए उपयोगी है। दूसरी अपरा विद्या जो जगत संबंधी विषय वस्तु को प्रकट करते हैं। तत्र अपरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्तम छंद ज्योतिषम इति अतः परा एया तद अक्षरम अधिगम्यते। जिससे अक्षर परम तत्व को हम प्राप्त करते हैं उसे परा कहा गया है। तो इसे यजुर्वेद में थोड़े भिन्न रूप से कहा गया है। विद्यां च यस्तद वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। तो अविद्या से हम मृत्यु को तरकर विद्या से जो अमृत है, अमृत तत्व, उसको हम प्राप्त करते हैं। तो इससे स्पष्ट दो धाराएं दिखती हैं, एक विद्या की धारा, एक अविद्या की धारा। अविद्या मतलब ये अज्ञान नहीं, विद्या भिन्न लौकिक विद्या जिसे हम कह सकते हैं, या जिसे हम अपरा विद्या कह सकते हैं। अब जो एक शब्द है आपका अनुसंधान, तो अनुसंधान यह केंद्रीय विषय है और
इसके बहुत सारे फैसेट, बहुत सारे पहलू हैं, उसे लेकर अलग अलग विषय में अनुसंधान होता है। तो अनुसंधान को हम तात्विक रूप से समझना चाहिए कि अनुसंधान होता क्या है। बहुत सारे लोग केवल गतानुगति को लोगों को कह के, जैसे उसके उनके जो वरिष्ठ गुरुजन या उसके वरिष्ठ जो मित्रगण होते हैं वह जैसे प्रवृत्त होते हैं वैसे ये भी प्रवृत्त होते हैं। पर इसका जो इंग्लिश में अंग्रेजी में जो एक प्रकार का डेफिनेशन या परिभाषा दी है उसको थोड़ा मैं प्रस्तुत करूंगा। इसमें 5 जो पद हैं अति मुख्य होते हैं। रिसर्च का मतलब होता है प्रॉब्लम, कोई समस्या हो। फिर दूसरा पद होता है एक्टिविटीज, तीसरा पद होता है सिस्टमेटिकली, साइंटिफिकली, चौथा पद है प्रोसेस और पांचवा पद है सॉल्यूशन। इन 5 पदों को आधार बनाकर जो प्रक्रिया या जो क्रियाकलाप किए जाते हैं उससे जो निष्पन्न होता है वो संपूर्ण हम अनुसंधान कह सकते हैं। रिसर्च रेफर टू ए प्रोसेस wherein activities are carried out systematically, scientifically to find the solution of the problem. किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए हम कुछ पद्धति, कुछ सरणी, कुछ विशेष प्रक्रिया के अनुसार प्रवृत्त होते हैं और उस प्रक्रिया में कुछ क्रियाकलाप हमें करने पड़ते हैं। और भी वो क्रियाकलाप केवल यादृच्छिक मनमर्जी न होकर व्यवस्थित रूप से और वैज्ञानिक रूप से अगर करते हैं और जो हमारी समस्या है उस समस्या का सटीक समाधान अगर हम प्राप्त करते हैं तो इस सारे को अगर हम एक शब्द में कहेंगे तो उसे कहते हैं रिसर्च अथवा अनुसंधान। वर्तमान काल में जो अनुसंधान दिखता है या देखा जाता है तो वो 3 प्रकार से मुख्यतः देखा जाता है। पहला है मौलिक अनुसंधान, फंडामेंटल रिसर्च जिसे कहते हैं। दूसरा है अनुप्रयोगात्मक अनुसंधान, अप्लाइड रिसर्च है। तीसरा है प्रयोगात्मक अनुसंधान, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। संस्कृत जगत में जो अनुसंधान हो रहा है वो केवल मौलिक अनुसंधान या वर्णनात्मक अनुसंधान ही हो रहा है। उसमें भी उतनी गंभीरता से, उतनी मतलब श्रद्धा से, उतनी प्रामाणिकता से नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। अप्लाइड रिसर्च आदि वैज्ञानिक क्षेत्र में बहुत होता है और प्रयोगात्मक अनुसंधान में वैज्ञानिक क्षेत्र में होता है। संस्कृत में कला विज्ञान संबंधी बहुत सारे संदर्भ, बहुत सारे ग्रंथ हैं, किंतु उन ग्रंथों को उस प्रकार से अनुसंधान नहीं किया गया है, या किया गया है तो केवल लिखित रूप में किया गया है, प्रयोगात्मक दृष्टि से नहीं किया गया है। इसलिए हमारे संस्कृत शास्त्रों में बहुत सारी कलाएं, बहुत सारे मतलब शिल्प, बहुत सारे विज्ञान संबंधी तत्व होने के बावजूद आज वह प्रतिष्ठा उन ग्रंथों को, संदर्भों को नहीं मिल पा रही है। वो क्रेडिट जो श्रेय देना था वही नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने उस भांति आधुनिक जगत के सामने उन विषयों को प्रस्तुत नहीं किए हैं। तो आइए हम मतलब उस भांति प्रस्तुत करने का कुछ प्रयास करते हैं। वर्तमान संस्कृत अनुसंधान जो चल रहा है वो कितने प्रकार का चल रहा है, मतलब किस भांति चल रहा है, थोड़ा देखते हैं। वर्तमान काले विधीयमानं संस्कृत अनुसंधानं द्विविधं प्रसिद्धं वर्तते। सांप्रतम एकाकिना विदुषा संपाद्यमान, कोई एक विद्वान अपने ग्रंथों को अनुशीलन करते हुए कुछ अनुसंधान करता है, अथवा विश्वविद्यालय में कुछ पंजीकरण करके एक मार्गदर्शक होता है, एक अनुसंधाता होता है। इन 2 के द्वारा अनुसंधान किया जाता है। पर इन 2 के द्वारा भी किया जाने वाला अनुसंधान प्रायोगिक अनुसंधान नहीं के बराबर है, और अप्लाइड रिसर्च जिसे हम अनुप्रयोगात्मक अनुसंधान को तो दिखता ही नहीं। संस्कृत क्षेत्र में अनुसंधान के विस्तार के लिए, लोकोपकार के लिए, जो उपयोगी है, प्रयोजन पर है, अर्थ सिद्ध करता है, अर्थ मतलब वित्त भी, इस प्रकार का अनुसंधान हमें करना चाहिए।
तो उसके लिए जो रीति, उसके लिए जो शैली, उसके लिए जो सरणी है, उसका हमें आलम्बन भी करना चाहिए। केवल वर्णनात्मक अनुसंधान से हमारा इष्ट सिद्ध नहीं हो सकता। अनुसंधान की जो रीति है, एक विद्वान के द्वारा किए जाने वाला अनुसंधान, अनुसंधाता और मार्गदर्शक के द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान, समूह ग्रुप के द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान, मतलब जिसको हम टीम वर्क कहते हैं। तीसरा, समाज के विविध क्षेत्र में जैसे फील्ड वर्क या सामाजिक क्षेत्र में जो होने वाला अनुसंधान। आधुनिक जो वैज्ञानिक प्रयोगशाला में और जगह जो अनुसंधान करते हैं, उनके साथ अगर हम जुड़ के जो अनुसंधान करेंगे तो इस प्रकार का भी अनुसंधान हो सकता है। कोई कंपनी है या कोई अनुसंधानशाला है, प्रयोगशाला है, कोई संस्था है, उनके साथ ज्वाइंट वेंचर पर संयुक्त रूप से किया जाने वाला अनुसंधान। तो अनुसंधान की इतनी रीतियां हैं, परंतु हम ऊपर के जो एकाकी या दो मार्गदर्शक और अनुसंधाता के द्वारा किया जाने वाले अनुसंधान तक ही सीमित हैं। परंतु जो दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, उसमें जो समूह के द्वारा जो अनुसंधान है या बड़े किसी अनुसंधानशाला से जो होने वाला अनुसंधान है, उससे हम संस्कृत जगत के लोग आज तक ढंग से जुड़ नहीं पाए। एक अभी महत्वपूर्ण बात है कि संस्कृत व्याकरण में अनुसंधान कौन कर सकता है? क्या केवल आचार्य या व्याकरण या संस्कृत में एमए करके कोई अगर आ जाता है, कहता है मैं अनुसंधान करूंगा, तो ये संभव है क्या? मेरे विचार से संस्कृत व्याकरण में अनुसंधान करने हेतु पाणिनि व्याकरण शास्त्र का विद्वान होना जरूरी है। दूसरी बात, वह उद्यमी और पुरुषार्थी होना चाहिए। तीसरी बात, अनुसंधान किस भांति करना है, अनुसंधान की रीति पद्धति क्या है, उसे जानने वाला हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस कार्य के प्रति, उस अनुसंधान के प्रति श्रद्धावान अगर समर्पित हो, तभी अनुसंधान संभव है और वही व्यक्ति अधिकारी हो सकता है। कोई भी अगर आचार्य किया हुआ है और पंजीकरण कर रहा है, तो उस भांति अनुसंधान नहीं कर सकता जैसा अनुसंधान अपेक्षित है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आज तक जो कुछ अनुसंधान हो चुका है, उसका एक सर्वेक्षण नितांत अपरिहार्य है। क्यों? बहुत सारे अनुसंधाता जो हैं, छात्र, उनको यही पता नहीं अब तक कितना अनुसंधान हो चुका है भारत में और विदेश में। बहुत सारे विश्वविद्यालय यद्यपि अंतर्जाल में जो अनुसंधान हुआ है वो रखते हैं, परंतु पूर्ण रूप से विदित नहीं होता है कि कितना भाग हुआ है, किस भांति हुआ है, और उसमें और क्या शेष है, किस प्रकार से करना है अनुसंधान, वो स्पष्ट नहीं होता। इसलिए अगर विश्वविद्यालय मिलकर एक बहुत बड़ा अगर सर्वेक्षण कर दे कि वे कितना अनुसंधान हो चुका है, किन किन क्षेत्र में हुआ है, व्याकरण में कितना चल रहा है, कौन सा चल रहा है और कौन सा आगे पंजीकरण हो रहा है और आगे चलने की संभावना है, उसे छोड़कर आगे और कौन सा अनुसंधान करने योग्य है, किस प्रकार का अनुसंधान अपेक्षित है, तभी हम मतलब नया कुछ हम दे सकते हैं, अन्यथा पृष्ठ पेषण होगा। अब प्रकृत विषय पर चलते हैं। अनुसंधान के लिए मेरे विचार से पाणिनि व्याकरण का अगर हमें अनुसंधान करना है तो क्या क्या संभावनाएं हैं, वो थोड़ा हम देखते हैं अभी यहाँ पर धीरे धीरे। जैसे इसमें दिया है, हमारे परम प्रमाण शास्त्र, स्वतः प्रमाण शास्त्र वेद है। पाणिनि व्याकरण का जब आरंभ होता है कि केशाम शब्दानाम अनुशासन, यह प्रश्न उठता है। भाष्यकार पतंजलि इस प्रश्न को उठाते हैं, किन शब्दों का अनुशासन किया जाएगा या किया जा रहा है? तो उत्तर के रूप में कहते हैं
वैदिकानां लौकिकानां च। तो इसमें वैदिक शब्दों का भी अनुशासन करेंगे हम और लौकिक शब्दों का भी करेंगे। तो इससे स्पष्ट हो गया कि पाणिनि व्याकरण उभयविध शब्दों का अनुशासन करता है, अर्थात इस व्याकरण में वेद संबंधी बहुत सारे प्रमाण, बहुत सारे संदर्भ आएंगे। तो आप देखते हैं जैसे बहुत सारे सूत्रों में छंदसे बहुलम, छंदसे छंदसे, भाषायाम कहा तो मतलब वो लोक भाषा हो जाएगी। अधिकतर मतलब छंद से जब आता है, या नहीं तो जैसे एक सूत्र है छंदस्य निष्ठर के देव हुय प्रणयो नियोच्छिष इत्यादि, तो स्पष्ट रूप से पता लगता है कि यह वेद का संदर्भ है। तो अभी तो बहुत सारे वेद की शाखाएं लुप्त हो चुके हैं। भाष्यकार पतंजलि जब गिनाते हैं तो 1127 शाखाएं होती है, परंतु वर्तमान काल में बहुत ही कम शाखाएं उपलब्ध हैं। तो उन वेद संदर्भों को लेकर हम अनुसंधान कर सकते हैं और विदेशियों ने भी बहुत अनुसंधान किया है। एक मैं उपलक्षण के तौर पर प्रस्तुत करता हूँ। पॉल थीमे नामक एक विद्वान ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अभी प्रयागराज कह सकते हैं आप उसे, उसमें एक थीसिस, एक शोध प्रबंध प्रस्तुत किया था, वेदास इन पाणिनि, पाणिनि के व्याकरण में वेद। तो वह उत्कृष्ट कोटि का अनुसंधान है, अवश्य उसका अनुशीलन करना चाहिए। उसके बाद शिक्षा ग्रंथ हैं, बहुत सारे शिक्षा के अलग अलग वेद शाखा के अलग अलग शिक्षा ग्रंथ हैं। ऋग्वेदीय परंपरा में पाणिनि शिक्षा को लिया जाता है। तो शिक्षा, प्रातिशाख्य और जो भाषा विज्ञान और पाणिनि व्याकरण, इस प्रकार से अगर हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच करेंगे, बहुशास्त्रीय अभिगम करेंगे, तो बहुत कुछ निष्पादन कर सकते हैं। कल्पशास्त्र, बहुत सारे संदर्भ कल्पशास्त्र के पाणिनि व्याकरण में आते हैं। तो कैसे हैं थोड़ा मैं आगे बताऊंगा। निरुक्त शास्त्र के भी संदर्भ पाणिनि में मिलते हैं। मैं निरुक्त और पाणिनि व्याकरण या व्याकरण को पृथक या सर्वथा भिन्न नहीं कह सकता, क्योंकि निरुक्तकार स्वयं कहते हैं व्याकरण से कार्स्यम कहा उसको। निरुक्त को व्याकरण की पूर्णता, तो इससे पता लगता है निरुक्त और व्याकरण समान तंत्र है। तो व्याकरण जो है शब्द स्वरूप प्रधान शास्त्र है, निरुक्त अर्थ प्रधान शास्त्र है। तो बहुत सारी शैली निरुक्त में व्याकरण की जैसी है, धातु फिर उसके आधार पर अर्थ, उसके विषय में निरुक्ति करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ज्योतिष शास्त्र के भी बहुत सारे संदर्भ व्याकरण में आते हैं, जैसे नक्षत्रेण युक्त काल, तिष्य पुनर्वसु नक्षत्र द्वंद्व, ऐसे बहुत सारे संदर्भ हैं। और सास्मिन पौर्णमासी थी, तो वह पौर्णमासी इसमें आती है। तो ऐसे बहुत सारे संदर्भ हैं। राधिक और ऐसे भी प्रश्न एक सूत्र है, उसमें दैवज्ञ को पूछा गया भी मेरा भाग्य क्या होगा, तो वो उसके विषय में विचार करते हुए उत्तर देता है कि वे तुम्हारा ऐसा ऐसा होगा। तो इससे पता लगता है कि पाणिनि व्याकरण बहुत सारे शास्त्रों का आकर ग्रंथ है, या यूं कहो विश्वकोश है, एनसाइक्लोपीडिया। तो केवल उसमें व्याकरण है ऐसा नहीं कह सकते। जगत में जितने भी विषय हैं, उसमें जो जो प्रकार के शब्द हैं, वो जो जो शास्त्र या जो जिस विषय को स्पर्श करते हैं, उन सब को पाणिनि ने लिया है। तो इसके विषय में आगे थोड़ा देखते हैं। जैसे वेद में ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं और भी ग्रंथ हैं बहुत सारे, तो इसका और पाणिनि व्याकरण का बहुत कुछ अनुसंधान हो सकता है।
शिक्षा ग्रंथ हैं, पाणिनि शिक्षा ग्रंथ हैं, याज्ञवल्क्य शिक्षा ग्रंथ हैं, और भी बहुत सारे शिक्षा ग्रंथ हैं। प्रातिशाख्य हैं, पाणिनि व्याकरण है, और उसके बाद जो भाषा विज्ञान है, इसको लेकर भी हम अनुसंधान कर सकते हैं। शुद्ध उच्चारण से शरीर पर, जिसको फिजियोलॉजी कहते हैं, मानव शरीर पर किस प्रकार से प्रभाव होता है, मानव मस्तिष्क पर किस प्रकार से प्रभाव होता है, शास्त्र शुद्ध उच्चारण को क्यों इतना महत्व दिया गया है, मंत्रों में जो स्वर है, उच्चारण शैली है, और स्तोत्र पाठ में जो अलग अलग छंद में जो अलग अलग ढंग से उसके गाने की शैलियां हैं, उससे मन पर, मस्तिष्क पर, शरीर पर किस प्रकार का प्रभाव हो सकता है, अनुसंधान चल रहा है। संस्कृत के लोग इसमें अनुसंधान करना चाहिए। छंद शास्त्र में जैसे शब्दानुशासन में लौकिक वैदिक शब्दानुशासन विद्यते ऐसा कहा है, तो उसमें त्रिष्टुप छंद, जगती छंद, पंक्ति, गायत्री, ऐसे बहुत सारे छंदों के नाम उसमें बताए गए। और उद्दात आदि सुरों के विषय में पाणिनि ने अपने व्याकरण में कहा है। तो इसका अगर हम संगीत की दृष्टि से अगर अनुसंधान करेंगे कि उद्दात आदि सुरों का क्या महत्व है, अलग अलग छंदों का क्या महत्व है, और पाणिनि व्याकरण में उसको कैसे वर्णन किया है, और क्यों मैं कह रहा हूँ, पाणिनि ने संधि के जितने भी नियम बनाए, उसका एक प्रधान प्रयोजन, जिसको हम कहते हैं गेयता के लिए, और गेयता किस में आती है, छंद में आती है। छंद होने पर ही उसमें गेयता सिद्ध होती है। तो पाणिनि ने जो भी छंद होगा उसमें गेयता के लिए अनिवार्य रूप से संधि नियम किए हैं। तो अगर आप संधि नियमों का उल्लंघन करेंगे तो गेयता नष्ट हो जाएगी। तो वेद मंत्रों में जो संहिता पाठ किया जाता है, उसमें विशेषकर ऋग्वेदीय मंत्रों का, उसमें गेयता तब तक है जब तक आप संधि के नियमों का पालन करें। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है, इस दृष्टि से भी अनुसंधान किया जा सकता है, अर्थात छंद शास्त्र, संगीत, उसकी गेयता, और व्याकरण शास्त्र, संधि नियम। कल्प शास्त्र में जैसे श्रौत, गृह, शुल्ब, धर्म, ये 4 विभाग है उसमें बहुत सारे संदर्भ वगैरह उसमें आते हैं। जैसे व्रते यह सूत्र है, तदस्य ब्रह्मचर्य में, और भाष्यकार कहता है कि भी जो 10वें दिन जातस्य पुत्रस्य नाम विदध्यात् कृतं कुर्यात् न तद्धितांतम। तो ये सब क्या है, ये गृह सूत्र संबंधी वर्णन करता है। तो पाणिनि व्याकरण में नाम कैसे करने चाहिए, कैसे नाम हो, वगैरह वगैरह बहुत किया। फिर जो गोत्र या अनंतर अपत्य के तद्धित नाम कैसे होते हैं, ये सब तद्धित प्रकरण में विस्तार से बताया गया है। प्रातिशाख्य, पाणिनि व्याकरण में शिक्षा शास्त्र में जो वर्ण और स्थान उसका प्रयत्न बताया है, स्वरादि वर्णन है, प्रातिशाख्य में भी ऐसा वर्णन उपलब्ध होता है कि वे इस वेद शाखा का यह प्रातिशाख्य ग्रंथ है, इसके नियम क्या होंगे, संधि नियम क्या होंगे, तो प्रातिशाख्य बताता है। तो इसका सस्वर मंत्रोच्चारण से, स्तोत्रोच्चारण से शरीर, मन, बुद्धि पर क्या प्रभाव होता है, उसका अनुसंधान बहुत जरूरी है, चल भी रहा है। और नाना आयाम, भिन्न भिन्न परिवेश लेकर या भिन्न भिन्न परिस्थिति, भिन्न भिन्न शैली से हम इसका अनुसंधान कर सकते हैं, और पूरी दुनिया को शुद्ध उच्चारण, और जो पाणिनि व्याकरण और उसमें वर्णोच्चारण, शुद्ध उच्चारण से शरीर पर, मन पर कैसा प्रभाव होता है, कितनी शांति मिलती है, कितने रोग दूर होते हैं, इसका अनुसंधान किया जा सकता है। निरुक्त का जैसे मैंने बताया कि निरुक्त शास्त्र और व्याकरण शास्त्र ये समान तंत्र हैं, और निरुक्तकार ने स्वयं कहा है कि निरुक्तम व्याकरण से कार्त्स्निम, निरुक्त जो है वह व्याकरण की पूर्णता है। तो उसमें भाषा शास्त्र की दृष्टि से या भाषा विज्ञान की दृष्टि से अगर हम अध्ययन करेंगे कि सर्वप्राचीन भाषा कौन सी हो सकती, मानक भाषा कौन सी हो सकती है, किस भाषा को आधार मानकर और भाषाओं का अध्ययन किया जा सकता है, भाषा परिवार कैसे विभक्त हुए हैं, उसमें मूल आधार किसका रहा। तो यद्यपि पाश्चात्य में आग्रहवशात, दुराग्रहवशात संस्कृत भाषा को एक किसी मूल भाषा की पुत्री के रूप में दिखाया है,
परंतु वो मूल भाषा किस रूप में है यह नहीं बताया। हमें प्रयत्न करना चाहिए कि वे संस्कृत कितनी प्राचीन है, वो कैसे मूल भाषा हो सकती है, विश्व के विविध भाषाओं पर उसका प्रभाव कैसे है, इस पर एक गंभीर अनुसंधान अपेक्षित है। एक मैं प्रमाण देना चाहता हूँ, वह ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और भाषा शास्त्रीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सीरिया के पास एक बुकास्काई क्षेत्र है, आप नेट में सर्च कर सकते हैं। वहां पर एक प्राचीन कोई शिलालेख मिला है। उस शिलालेख पर अंकित है कि मैं मरुत, इंद्र, वरुण देवता को साक्षी करके यह वचन देता हूं। तो अब आप बताइए कि ये इंद्र, वरुण, मरुत और जो देवता हैं ये कौन से देवता है? ये वैदिक देवता है। तो सीरिया जैसे देश में जो भारत से काफी दूर है, वहां पर ये देवताएं क्यों इतने पूज्य, क्यों इतने प्रामाणिक हो गए? क्यों वहां के राजा या जो भी थे वहां के लोग इन देवताओं को साक्षी मानकर वचन दे रहे? इससे पता लगता है कि विश्व में वैदिक संस्कृति व्याप्त थी। न केवल वैदिक संस्कृति, उसकी भाषा, उसके शास्त्र भी वहां तक पहुंचे थे। आप नेट पर बोकास्काय का शिलालेख अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में, वहां पर हित्तानी और मितानी जो राजाएं थे उनमें ये सब मिल जाएगा। तो पता लगेगा कि जो सीरिया वर्तमान में बिल्कुल अलग दिखता है वो किसी जमाने में वैदिक परंपरा से अनुप्राणित था। ज्योतिष के बारे में अगर देखते हैं, प्रत्येकम कर्म मांगलिक अनुष्ठान व ज्योतिष मंत्रेण न संभवति। हमारे जितने भी कर्म हैं वो ज्योतिष के बिना नहीं होंगे, क्योंकि किस समय कौन सा कर्म करना है, चाहे वो काम्य कर्म हो, नैमित्तिक कर्म हो या और भी श्रोत कर्म, कुछ भी हो, श्रोत शास्त्र में जिसको बताया गया है। तो पाणिनि व्याकरण में ज्योतिष संबंधी बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, संदर्भ मिलते हैं। और वेदांग ज्योतिष का भी प्रभाव पाणिनि व्याकरण में देखा जाता है। वेदांग ज्योतिष में जो मास गिनाए गए हैं, मधुमास, मधुमाधव्य, ऐसे जो प्राचीन नाम जो वेदांग ज्योतिष में है, उसका उद्धरण या संदर्भ पाणिनि व्याकरण में मिलता है। पाणिनि व्याकरण ये मासे बताता है चित्रा नक्षत्र युक्त काल चैत्र, वैशाख नक्षत्र युक्त काल वैशाख, ये चैत्र वैशाख भी कहता है। मधु माधव्य वो भी कहता है, जो मधु मतलब मधुमास जो होता है जिसे हम चैत्र महीना कहते हैं। तो दोनों प्रकार के मासों का वर्णन इसमें मिलता है और बहुत सारे वे ज्योतिष संबंधी प्रमाण मिलते हैं। इस पर बहुत ही गंभीर अनुसंधान अपेक्षित है। इसके बाद पाणिनि व्याकरण में भूगोल का प्रचुर वर्णन, प्रचुर। अगर हम भूगोल के विषय में कुछ जानना है तो पाणिनि कालीन भारतवर्ष एक पुस्तक है, आप नोट कर लीजिए, जिसे वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है। बहुत ही गंभीर अनुसंधान है। प्रत्येक व्याकरण अनुसंधाता को इस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। उसी प्रकार से पतंजलि कालीन भारत अग्निहोत्री जी का पुस्तक है, उसे भी जरूर पढ़ना चाहिए। तो इससे पता लगता है कि भौगोलिक विस्तार हमारा कितना था, प्राचीन नाम क्या थे, जनपद कैसे थे, वगैरह वगैरह। साहित्य कौन सा है? पाणिनि व्याकरण के अतिरिक्त व्याकरण संबंधी परंपरा का प्रचुर साहित्य है। उस साहित्य के आधार पर भी हम अनुसंधान कर सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। राजनीति शास्त्र का भी इसमें वर्णन आता है, सैनिक शास्त्र का भी वर्णन आता है, इतिहास का बहुत सारा वर्णन इसमें है पाणिनि व्याकरण। अगर आप वो जो गणपाठ अगर देखेंगे, उसमें जो गोत्र आदि का जो वर्णन है, उसमें बहुत कुछ इतिहास में मिलता है। गणित के बहुत सारे सूत्र हैं। शिल्प कला का, जैसे शिल्प निष्ठुन, बहुत सारे कलाएं, शिल्प क्या क्या थे, उसका वर्णन आता है। तो
वह विषय लेकर भी हम कर सकते हैं जो कि रोजगार के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो अब अभी हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है। शिल्प कला। तो पाणिनि व्याकरण शास्त्रे भव्य कला शिल्पानि वर्णितानि सन्ति। शुक्र नीति में भी 64 कला वर्णित है। कामसूत्र में जयमंगला टीका है, उसमें 64 कलाएं वर्णित है। तो प्राचीन भारत अगर समृद्ध रहा तो उसका मूल कारण है यहाँ का विज्ञान, यहाँ की कलाएं, यहाँ का शिल्प आदि। तो बिना विज्ञान, बिना शिल्प, बिना कला कोई भी देश समृद्ध नहीं हो सकता। तो तत्संबंधी प्रमाण, संदर्भ यहाँ मिलते हैं। तो फिर क्या करना, जो अलग ग्रंथ है उसके साथ तुलना करके देखना चाहिए कौन सी कलाएं थी। पाणिनि व्याकरण में क्या किन किन कलाओं का वर्णन किया है, जीविका के लिए वो कलाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं। केवल मतलब बाल काटने का जो है कि उस जमाने में भाष्यकार वर्णन करता है कि मूछ बनाने वाले, कि भाई दाढ़ी मूछ तो बना लेता किंतु फिर कोई विशेष मूछ बनाता है तो शिल्पी विशेष के पास जाकर फिर से उसको मूछ को ठीक करा लेता है, बनाता है। तो इससे पता लगता है कि वर्तमान में जिससे अलग अलग हेयर स्टाइल के लिए अलग अलग सैलून में या वो नापित के पास जाते हैं, तो वैसे प्राचीन काल में भी जाया करते थे। और कुछ दंत लेखक मतलब दांत को साफ करना या दांत पर कुछ डिजाइन बनाना अलग अलग प्रकार से, अलग अलग बहुत सारी विद्याएं, बहुत सारी कलाएं थी। तो हम आगे देखते हैं। भृगु शिल्प शास्त्र में 32 विद्याएं और कहीं मतलब अपने शास्त्र में अष्टादश विद्या ऐसा वर्णन किया गया है। तो उन विद्याओं का भी अगर अध्ययन करेंगे तुलनात्मक दृष्टि से, पाणिनि ने किन्हीं विद्याओं को बताया तो उसको आधार बना के कौन सी विद्याएं प्राचीन काल में थी। जैसे ये भृगु शिल्प शास्त्र में वर्णित है 32 विद्याएं हैं, वृक्ष विद्या, पशु विद्या, मनुष्य विद्या। कुछ संदर्भ मिलते हैं, इसका गंभीर अनुसंधान अपेक्षित है। तो टोटल मतलब कुल मिलाकर 32 विद्याएं हैं। परंतु वैसे अगर केवल शास्त्र परक देखेंगे, जैसे धर्मशास्त्र आदि जो 4 वेद, 4 उपवेद आदि, अष्टादश विद्या ऐसे कहा गया है। तो धाराएं दोनों प्रकार की थी। ये सारे मतलब कला शिल्प संबंधी विद्याएं हैं, वो सब मतलब केवल आध्यात्मिक और कर्मकांड और संबंधी विद्याएं हैं। ये भृगु शिल्प शास्त्र में वर्णित 32 विद्याएं और 64 कलाएं यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसका एक जिसको हम कह सकते हैं सारणी या चित्र दिया है। इसे प्रसिद्ध विद्वान कृष्णा विनायक वजी ने इसको बनाया है। ये एमटेक किए थे अंग्रेजों के जमाने में। उन्होंने बहुत सारे शिल्प ग्रंथों को जमा करके, अनुसंधान करके, अनुशीलन करके फिर इसका एक स्वरूप बनाया था कि प्राचीन भारत का जो विज्ञान था, जो कला थी, जो विद्याएं थी, वो भारत को समृद्ध बनाने में कैसे कारगर थी और उस कारण से सोने की चिड़िया भारत कैसे बनी थी और हजारों वर्षों तक भारत का प्रभाव पूरे विश्व पर कैसे था। ये सारी विद्याएं यहाँ पर गुरुकुलों में और अलग अलग कलाशाला, विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती थी। तो अभी ये जो विज्ञान है, जो कला है, जो विद्या है, इन ट्यून विद नेचर, मतलब प्रकृति के बिल्कुल अनुकूल है। प्रकृति को ध्वंस करके, प्रकृति को विकृत करके या उसको नष्ट करके साधन या उससे लाभ लेने वाली विद्याएं नहीं थी। अभी तो प्रकृति के अनुकूल थी, प्राकृतिक पर्यावरण आदि समस्याओं को निर्माण न करने वाली थी। अभी तो प्रकृति को यथावत बनाए रखने वाली थी। अब चलते हैं हम आगे। ये 64 कलाएं हैं। इन कलाओं के बारे में हमें जानना चाहिए। ये बहुत सारी कलाएं जीविका को प्रदान करते हैं। अगर इन कलाओं का अभ्यास हम अच्छी तरह से कर लेंगे तो बहुत कुछ जो अभी बेरोजगारी की जो समस्या है वो दूर हो सकती है। परंतु इन विद्याओं को, इन कलाओं को हम ढंग से पढ़ते नहीं, अभ्यास करते नहीं, इसलिए उसका उतना लाभ हमें नहीं मिलता है। केवल ग्रंथ में केवल 64 कला बोलते हैं, इससे कुछ लाभ नहीं होगा। वो अभ्यस्त होनी चाहिए और लोकोपकार के लिए प्रस्तुत होनी चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण मैं बताऊंगा आपको। जो स्टीव जॉब का नाम आपने सुना ही होगा। एप्पल कंपनी का वो सीईओ था या एप्पल कंपनी का फाउंडर मेंबर था। वो कहता है कि मैं
कैलियोग्राफी सीखने के लिए गया था यूनिवर्सिटी में, मतलब कैसे लिखना चाहिए। और वह कैलियोग्राफी एक प्रकार की कला है, सुंदर लेखन का। मुझे संगणक में जब डिजाइन किया हुए अक्षर कैसे आने चाहिए, उसका बॉक्स या उसका जो विंडोज कैसे होनी चाहिए, उसमें बहुत काम आया। अब बताओ, एक कला है, दूसरे विज्ञान में कितना उपकारक सिद्ध हो रहा है, ये खुद स्टीव जॉब कहता है। तो इन कलाओं का अगर हम अभ्यास करेंगे, गीत का है, वाद्य है, नृत्य है, आलेख्यम है, बहुत सारी कलाएं हैं जिसमें आगे देखिए तक्षकर्म है, तक्षण है, वास्तुविद्या है, भवन वगैरह कैसे निर्माण करना है, आर्किटेक्चर हम कह सकते हैं, रत्न परीक्षा कैसे करना है, गंध युक्ति दिया है, गंध युक्ति से बहुत बड़ा व्यापार कर सकते हैं। तो इसे जानने के लिए आपको जो एक ग्रंथ है, ज्योतिष का ग्रंथ है, वराह मिहिर के द्वारा लिखित, उसमें गंध युक्ति का वर्णन बहुत सुंदर ढंग से आया है। अभी प्रसंग नहीं है, विषयांतर चले जाएंगे, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ उसको। भूगोल, पाणिनि व्याकरण शास्त्र में भूगोल का प्रचुर वर्णन है, प्रचुर। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, जैसे पुरगा वनानि, वन का वर्णन करता है, बहुत सारे वनों का वर्णन करता है, महाजनपदों का वर्णन करता है, नगरों का वर्णन करता है, पर्वत जैसे त्रिककुट पर्वत, वालवाय पर्वत वगैरह वगैरह, नदियां कितनी थी, कौन सी नदियां थी, जो भी उन्होंने वर्णन किया, बहुत सारी नदियां। सुवास्तु का नाम आपने सुना होगा, जो चित्राल का नाम सुना होगा, वर्तमान में इसको त्राल कहते हैं, जो कश्मीर में है। और जो कापेशी, अभी जो नॉर्दर्न एलायंस का और जो इसका तालिबान का युद्ध चल रहा था, वो अफगानिस्तान में ये है कापेशी, इसका पाणिनि वर्णन करता है, क्योंकि पाणिनि वहीं रहता था, उसके आसपास ही कुछ ही दूरी पर समझो, तो उसे सब भौगोलिक ज्ञान था कि भाई। और वो कापेशी का जो द्राक्ष है वो बहुत प्रसिद्ध है, तो पाणिनि कहता कि भाई उसके द्राक्ष, उसका मैरे, उसका जो बनता है। कुभा नदी जो काबुल में बहती है, वालवाय पर्वत जहाँ से वैदुर्य मणि को लाकर बीदर नाम के स्थान पर इसको तराशा जाता था, जिससे अभी हीरे को तराशने के लिए सूरत आदि स्थान प्रसिद्ध है, वैसे बीदर भी प्रसिद्ध था। ये वालवाय पर्वत से वो मणि वगैरह निकलते थे। त्रिककुट पर्वत है, वाहिद प्रदेश है। आपने प्रसिद्ध क्रिकेटर का नाम सुना है कि तो भूगोल का और अलग अलग जातियों का वर्णन इसमें बहुत मिलता है। वैसा अनुसंधान हम नहीं कर रहे हैं वास्तव में। अगर हम भूगोल का अनुसंधान करेंगे तो हम दावा कर सकते हैं कि ये सारे प्रदेश भारत के हैं, क्योंकि यह सनातन संस्कृति है। वहां तक हमारे सांस्कृतिक जड़ें या सांस्कृतिक विरासत फैली थी, और उसके प्राचीन नाम, प्राचीन नगरों के नाम आज भी बताते हैं कि हमारे ग्रंथों में है, किसी भी अरबी ग्रंथ में उसका वर्णन नहीं है। जो नाम प्राचीन नाम है, संस्कृत नाम है, उससे पता लगता है कि वो सब हमारे हैं। साहित्य, जैसे व्याकरण का प्रचुर साहित्य है, उसको लेकर अनुसंधान कर सकते हैं। श्रृंगार प्रकाश पर अनुसंधान होना है, क्योंकि साहित्य का ग्रंथ है, परंतु इसमें 8 जो प्रकाश हैं वो व्याकरण संबद्ध है। यद्यपि कुछ लोगों ने कुछ किया है, परंतु गंभीर अनुसंधान अपेक्षित है। श्रृंगार प्रकाश वास्तव में अद्भुत ग्रंथ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राजा भोज ने अपने आस्थान में बहुत सारे विद्वानों को रखकर बहुत सारा साहित्य सृजन कराया था। राजा भोज के द्वारा जितने भी ग्रंथ प्रसिद्ध हैं वे सारे उच्च कोटि के ग्रंथ हैं। तो शब्दार्थों सहितो काव्यम, इतने 3 पदों की व्याख्या करने के लिए 8 प्रकाश लिखे गए हैं। तो इसमें एक अद्भुत संगम है। जैसे भाष्यकार कहता है कि लक्ष्य लक्षणे व्याकरण, मतलब व्याकरण केवल सूत्र नहीं, व्याकरण केवल उदाहरण वाले शब्द नहीं, अभी तो दोनों का जोड़ है। वो लक्षण को भी समझे
और लक्षणानुकूल साधु शब्द को भी समझे, अर्थात साधु शब्द प्रयोग को भी समझे। तो यह आपको इस श्रृंगार प्रकाश में मिलेगा। पाणिनि व्याकरण के जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो केवल लक्षण और उदाहरण दिए, पर उदाहरणों का प्रयोग किस भांति करना चाहिए आपको श्रृंगार प्रकाश में मिलेगा। पद्य पद्धति व्याकरण की पद्य के पद्धति से लिखे गए व्याकरण हैं, जैसे कारिकाएं, भक्तिकाएं हैं। जैसे आपने व्याकरण भूषण सार में जैसे लिखते हैं कि धातु का धात्वर्थ वगैरह कैसे होता है, तो कारिका में लिखी गई। तो बहुत सारा व्याकरण पद्य में लिखा गया है। तो उस भांति वैसे पद्य में जितने कोई व्याकरण ग्रंथ लिखे गए हैं, उसकी शैली क्या है, परंपरा क्या है, उसके बारे में भी हमें अनुसंधान करना चाहिए। काव्य भी लिखे गए हैं जो व्याकरण सिखाने के लिए लिखे गए हैं, जैसे रावणार्जुनीय, तो उसी प्रकार से भट्टी काव्य है। ये यद्यपि काव्य है, किंतु इसमें मुख्यतः व्याकरण का बोध कैसे हो, व्याकरण को प्रधान विषय रख कर लिखा गया है। ऐसे बहुत सारा साहित्य संस्कृत व्याकरण साहित्य में मिलता है। उसके बाद नव्य व्याकरण की परंपराएं बहुत सारे ग्रंथ हैं, परिष्कार ग्रंथ हैं। तो इन सारे ग्रंथों का आलोड़न करना चाहिए, तो उसमें नया क्या कर सकते हैं उस पर विचार करना चाहिए। राजनीति शास्त्र के विषय में बहुत सारे संदर्भ हैं, तो आप देख सकते हैं। सैनिक शास्त्र में जैसे प्रहरण आते हैं, तदस्य प्रहरणम, चक्रव्यूह, पद्मव्यूह, अक्षौहिणी, पदाति, बहुत सारे वर्णन उसमें मिलते हैं पाणिनि व्याकरण में। तो सैनिक शास्त्र उस जमाने में किस प्रकार का था वो भी हम देख सकते हैं। इतिहास, पाणिनि व्याकरण का ग्रंथ अर्थात इतिहास का भंडार। तो जितने भी अभिलेख मिलते हैं और ताम्र शासन मिलते हैं, मतलब ताम्रपत्र पर लिखे हुए जो शासन हैं या ताम्रपत्र पर जो लेख लिखे हैं या उत्कीर्ण जो वचन है, उसको लेकर हम अगर करेंगे तो पूरे राष्ट्र जीवन में प्राण संचार हो जाएगा। भाई हम है कौन, हमारा इतिहास क्या है, हमारे महापुरुष क्या हैं, हमारे आचार्य कौन हैं, तो ये सब पता लगेगा। तो पाणिनि व्याकरण में ऐतिहासिक सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और यह अभी आधुनिक संगणक विज्ञान आने के कारण से जो सॉफ्टवेयर आ चुके हैं कि पाणिनि ने नक्षत्रों के बारे में वर्णन किया। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में नक्षत्र स्थिति किस समय कौन सी पौर्णमासी थी या कौन सा जो ग्रहण हुआ था, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, खगरा सूर्य ग्रहण, खगरा चंद्र ग्रहण वगैरह वगैरह बहुत कुछ वर्णन है। तो किस स्थिति में हुआ था, तो नक्षत्रिक स्थिति का भी एक सिमुलेटर कंप्यूटर आ चुका है। आप उसमें डाल देंगे तो 5000 साल पहले कैसे नक्षत्रिक स्थिति थी, कौन से नक्षत्र की स्थिति में थे, कौन सा ग्रहण हुआ था, तो उस आधार पर हम ऐतिहासिक प्रमाणों को प्रमाणित कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि पाश्चात्य विद्वानों ने जो अध्ययन किया है, चाहे व्याकरण का किया और ग्रंथों का किया है, उनके उद्देश्यों का भी अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने बहुत सारे हमारे आचार्यों पर, हमारे ग्रंथों पर कुछ आक्षेप भी किए हैं, ऐसा है वैसा है। जब तक हम उनके ग्रंथों का, उनके साहित्य का, उनके अनुसंधान का समीक्षात्मक अध्ययन नहीं करेंगे कि उनका उद्देश्य क्या था, कुछ का उद्देश्य अच्छा हो सकता है और बहुत कुछ मतलब पक्षपातपूर्ण दृष्टि से अध्ययन किए हैं और वैसे अनुसंधान प्रस्तुत किया, वही अनुसंधान आगे चल रहा है, तो इस पर समीक्षण होना अपेक्षित है। पाणिनि व्याकरण के ग्रंथों के विषय में भी ऐसा बहुत कुछ हुआ है। उसके बाद गणित। पाणिनि व्याकरण संबंध में जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे गणितीय सूत्र, गणितीय जैसे संख्या अवयव, संख्या विदार्थ धा और संख्या अव्यय सन्नादुरादिक संख्या, संख्ये द्वित्रा पंचशा, ऐसे बहुत सारे संख्या संबंधी प्रमाण मिलते हैं। तो इससे पता लगता है पाणिनि को गणित का कितना प्रचुर ज्ञान था। पूर्णवाचक संख्या कैसे बताएं, द्वेस्त्रीय, त्रैस्त्रय इत्यादि इत्यादि। ज्यामिति का मतलब शुल्ब सूत्र से विषयों का वर्णन, इसमें बहुत कुछ आता है। तो आधुनिक संदर्भ में मतलब वो लोग ज्यामिति को कितना जानते थे, वर्तमान में वो कितना उपादेय पूर्ण है, इसका भी हम अनुसंधान कर सकते हैं। इसके बाद है कि धातु शास्त्र है, रत्न शास्त्र है। पाणिनि के ग्रंथ में धातु शास्त्र का वर्णन है, बहुत सारे विविध धातुएं, रत्नों का वर्णन आया है, न्याय शास्त्र का वर्णन आया है। संपूर्ण भाष्य न्याय शैली से लिखा गया है। पाणिनि की व्याकरण की रचना वो तर्कबद्ध है। पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है कि इतना लॉजिकल, इतना तार्किक प्रस्तुति किसी भी शास्त्र की नहीं है। आप जब परिभाषाएं पढ़ेंगे तो उससे पता लगता है कि कितना नैयायिक रहा होगा पाणिनि।
तो न्याय शास्त्र और पाणिनि व्याकरण, अब जब शब्दबोध में भी देखते हैं कि न्याय शास्त्र के अपने ढंग से शब्दबोध है, पाणिनि व्याकरण की मतलब व्याकरण का अपना ढंग से शब्दबोध है, तो दोनों मतलब प्रस्तुति जब करते हैं तो तार्किक ढंग से करते हैं। तो तर्क एक मुख्य धारा है इसमें। धर्मशास्त्र का भी बहुत कुछ वर्णन पाणिनि व्याकरण में आता है, उसका भी अनुसंधान कर सकते हैं। पाकशास्त्र, अब आप उसमें देखेंगे भाई संस्कृतम मतलब कि दधना संस्कृतम अथवा सर्पिशा संस्कृतम, कि दही के द्वारा संस्कृत की हुई। तो ऐसे पाकशास्त्र संबंधी बहुत सारे वर्णन पाणिनि के व्याकरण में आते हैं। पर्यावरण का भी बहुत कुछ वर्णन पाणिनि व्याकरण में आता है। मतलब पर्यावरण मतलब नदियां कैसे हैं, पर्वत कैसे हैं, भौगोलिक स्थिति कैसे हैं, इकोलॉजी कैसे हैं, जब आप अध्ययन करेंगे तो पता लगता है। जैसे गणपाठ है, सूत्र है, जैसे कर्मकांड संबंधी श्रौत गृह सूत्र है, उसके बहुत सारे संदर्भ हम देखते हैं। यज्ञ चिकित्सा कर्मकांड में यज्ञ एक प्रधान है। हमारी संस्कृति पूरी यज्ञीय संस्कृति है। यज्ञेन यज्ञम यजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासम्, ऐसा यजुर्वेद का मंत्र भी कहता है। तो कृषि पर कैसे प्रभाव पड़ता है, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि यज्ञ से ही मतलब पर्जन्य होता है, पर्जन्य से अन्न उत्पन्न होता है, वगैरह वगैरह। तो पूरी दुनिया के लिए सबसे प्राथमिक आवश्यकता है अन्न की, और वह अन्न हमें अच्छी अगर वर्षा होती है तो प्राप्त होती है। तो उसमें वर्षा होकर अन्न भी कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उसको कीड़ा वगैरह लग के नष्ट नहीं होना चाहिए। तो यज्ञ चिकित्सा और यज्ञ से कृषि पर क्या प्रभाव होता है, ऐसे धारवाड़ यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने अनुसंधान किया है। संदर्भ उपलब्ध है, आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं पूरे प्रमाण दे दूंगा। और एक अग्निहोत्र विश्वविद्यालय भी अमेरिका में खुला है, बहुत कुछ काम चल रहा है। धातु शास्त्र कि कोई भी संस्कृति हो, कोई भी सभ्यता हो, अगर उनके देश में, उनकी सभ्यता में अगर धातुओं की खोज नहीं हुई तो सभ्यता विकास नहीं कर सकती। प्राचीन भारत में जो हमारे यजुर्वेद में जो मंत्र है यमक चमक, उसमें धातुओं का वर्णन आता है कि बहुत सारे धातुओं का वर्णन उसमें आया है। और पाणिनि व्याकरण में भी धातुओं का वर्णन है, मिश्र धातु कैसे बनानी चाहिए, शिल्पियों का वर्णन है, धातु निर्माण की प्रक्रिया क्या है, वगैरह वगैरह। रत्नशास्त्र तो आपको अर्थशास्त्र में मिलेगा और भी ग्रंथ में मिलेगा, और पाणिनि व्याकरण में भी मिलेगा कि वे जैसे वालवाय पर्वत से वो वज्र लाकर उसको बीदर के निकट उसको तराशा जाता था, तो वो बन जाता था वैदुर्य, विदुर के निकट वैदुर्य, विदुरा यही सूत्र है। नीलमणि का वर्णन है। ये जो इसका कालिदास का ग्रंथ है, वह मेघदूत में वर्णन करता है कि चंबल नदी जो है वो ऐसी बहती है, तो उसका एक श्लोक है उसमें नीलमणि जैसा वो दिखती है, ऐसा वर्णन करता है। बहुत सुंदर वर्णन है। न्याय शास्त्र में मतलब संपूर्ण व्याकरण महाभाष्य न्याय शास्त्र के अनुसार है। न्याय शास्त्र का महत्व इसलिए है, और मीमांसा शास्त्र भी एक प्रकार से न्याय शास्त्र है, जैमिनी न्यायमाला इस तरह से ही पता लगा। तो इसके अतिरिक्त बौद्ध परंपरा में भी न्याय का बहुत कुछ साहित्य उपलब्ध है। जैसे प्रसिद्ध न्यायिक गौतम आचार्य है, उदयनाचार्य है, वाचस्पति मिश्र है, गंगेश उपाध्याय, असंग है, वसुबंध है, धर्मकीर्ति है। तो अब इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? जितना भी संगणक क्षेत्र में अनुसंधान हो रहा है और उसका जो प्रोग्रामिंग हो रहा है वो तर्क से होता है, लॉजिक से। तो आप सीपीयू में देखते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, तो बिना तर्क से उसको आप ढंग से उसको प्रोग्रामिंग नहीं लिख सकते। तो भारतीय लोग जो सिलिकॉन वैली में जो राज कर रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है? इनकी भाषा बहुत अच्छी है, इनका तर्क मतलब इनके जीन्स में जो न्याय शास्त्र के गुण हैं, और इनके परंपरा में इनको गणित विरासत में मिली है, गणित की बहुत प्राचीन परंपरा है। तो इन तीन, भाषा, तर्क और गणित, ये परंपरा से प्राप्त ज्ञान है उनको। तो इसलिए सॉफ्टवेयर में भारतीयों का तो जो वर्चस्व कायम है। यांत्रिक शब्दबोध जैसे मशीन लर्निंग है, वहां पर भी यह तर्क और इस प्रकार से जो शब्दबोध है उसमें उपयोग हो सकता है। उसमें संयुक्त रूप से आधुनिक जो
संगणकविद हैं उनके साथ, और जो संस्कृत के जो विद्वान हैं, व्याकरण के विद्वान, वो संयुक्त रूप से उद्यम कर सकते हैं। धर्मशास्त्र का भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुष्य धर्म से च्युत होने से जो सामाजिक व्यवस्था, वैश्विक जो समस्याएं खड़ी हुई कि धर्म मतलब मेरा कर्तव्य क्या है, किस संदर्भ में मेरा कर्तव्य किस प्रकार से बन सकता है, तो इसका सम्यक ज्ञान हमें पाणिनि के व्याकरण में मिलता है, धर्मशास्त्र में मिलता है। तो धर्मेण आनाम्यम धर्म्यम धर्मम चरति इत्यादि बहुत सारे संदर्भ उसमें मिलते हैं। व्रत बताए गए हैं, कर्तव्य बताए गए हैं। पाकशास्त्र में संस्कृतेन भक्षा, भारत में मतलब विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनते हैं। स्वादु स्वादम कारम भुंक्ते, संपन्नम कारम भुंक्ते, तो स्वादु में नमुल जो सूत्र है उसमें उदाहरण आते हैं। तो इससे पता लगता है कि पाकशास्त्र कितना विकसित था। आयुर्वेद में पाकशास्त्र के विषय में बहुत सारे संदर्भ मिलते हैं। कर्ण कुतूहलम और पाकशास्त्र के बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो पाणिनि के व्याकरण में भी इसके बहुत कुछ संदर्भ मिलते हैं। प्रबंधन शास्त्र, पाणिनि का जो स्ट्रक्चर है, डिजाइन है, वो एक सुंदर मतलब प्रबंधन को बताता है। तो जैसे परिभाषा हम देखते हैं कि पर नित्य अंतरंग अपवादन उत्तरोत्तर बलीय, ऐसे बहुत कुछ परिभाषाएं हैं। उसी प्रकार से भाषा विज्ञान, इसमें हम देख सकते हैं कि पाणिनि व्याकरण में भाषा के विषय में इतनी सूक्ष्मता से विचार किया गया है। पद क्या है, वर्ण क्या है, वाक्य क्या है, जो ग्रंथ है वाक्यपदीयम, उसमें इसके बारे में गंभीर विचार किया गया है। और व्याकरण शास्त्र का जो महाभाष्य है, उस पर भी विचार किया गया है कि पद क्या है, वर्ण क्या है, फिर वाक्य क्या है, शब्दार्थ कैसे बनता है, फिर वो वाक्य से ही अर्थबोध कैसे होता है, वगैरह वगैरह। तो संपूर्ण दुनिया में या विश्व में जो कुछ भी ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान होता है, संप्रेषण होता है, सारा व्यवहार वो भाषा विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। अगर हमारा संप्रेषण बढ़िया रहे, चाहे यंत्र के प्रति हो, मनुष्य के प्रति हो, उतने हम समृद्ध होंगे। तो अब यंत्र को हमने भाषाएं सिखा दी, तो यंत्र तेजी से काम करने लगा, तो वो देश, वो जाति बहुत तेजी से विकास करने लगी। कृषि शास्त्र के बारे में बहुत कुछ वर्णन है, जैसे द्वितीया करोति, तृतीया करोति, शंभा करोति, वगैरह वगैरह। और जो धान्यानाम भवने क्षेत्र खैं, तो कृषि के बारे में प्रचुर वर्णन है कि कृषि का जो सस्य किसमें डालना चाहिए, खले बुसम, जो खल क्या होता है, बुस क्या होता है, कैसे उसका सस्य को अलग किया जाता है, और किसका क्या हिस्सा होता है, बहुत कुछ वर्णन है कृषि शास्त्र के बारे में। शकुन शास्त्र के बारे में वर्णन है, आतपाय, वो जो कारिका है, ऐसे बहुत कुछ वर्णन होता है। वाणिज्य, तो उत्तरापद का वर्णन होता है कि वाणिज्य कितना प्रसिद्ध था, कि कैसे कैसे वो लोग यात्रा करते थे, क्या क्या बेचते थे, कौन से वस्तुओं का निर्माण होता था, फिर वो विनिमय कैसे करते थे, कार्षापण है, निष्क है, वगैरह वगैरह। अर्थशास्त्र का भी वर्णन है इसमें। प्रविधि शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी बात करते हैं। प्रविधि शास्त्र मतलब टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का जो शास्त्र है वर्तमान में, जिससे संगणक विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी। तो सूचना प्रौद्योगिकी, जो भी सूचना, जो भी ज्ञान है, वो हमने यंत्रों को बता दिया, यंत्र हमें वो काम करके दे रहे हैं। तो शब्दबोध जो है, हम मनुष्यों को कैसे बोध होता है, उस पर हमने अनुसंधान किया। यंत्रों को बोध कैसे हो, जिसे मनुष्य अधिगम करता है, मनुष्य के अंदर शब्द बोध होता है, वैसे यंत्रों को बोध कैसे हो सकता है। तो इस पर अनुसंधान पाश्चात्य जगत में किया गया और उस पर विचार किया गया। फिर अलग अलग लैंग्वेजेस का विकास हुआ, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो पाणिनि जैसे फर्स्ट प्रोग्रामर, पाश्चात्य देश में और भी जो प्रोग्रामर है उनको श्रेय देते हैं, परंतु कुछ लोग कहते हैं कि व्याकरण शास्त्र की जो रचना की है, उसकी जो प्रोग्रामिंग की है, वो पाणिनि एक अद्भुत प्रोग्रामर है। और नेट पर आपको इसकी प्रचुर सामग्री मिलेगी, इस दिशा में काम होना चाहिए। आधुनिक संगणक क्षेत्र में न्याय शास्त्र, मीमांसा शास्त्र और व्याकरण शास्त्र का जो
प्रोग्राम क्या कहेंगे उसको, परिभाषाएं हैं, और व्याकरण शास्त्र का जो डिजाइन है उन्होंने रचना कैसे की, और व्याकरण शास्त्र में जो शब्दबोध होता है, इन सभी को लेकर अगर हम बहुत ही एक प्रगत एडवांस अगर कुछ काम करेंगे तो जगत में क्रांति हो सकती है। पाणिनि का जो व्याकरण शास्त्र है अद्भुत प्रबंधन शास्त्र है, तो जो प्रबंधन शास्त्र पढ़ते हैं उनके साथ संयुक्त रूप से इसमें अनुसंधान करना चाहिए। आधुनिक प्रबंधन शास्त्र क्या कहता है, पाणिनि व्याकरण रचना ये डिजाइन कैसे है, उसका प्रबंधन कैसे किया गया है, और जो परिभाषाएं उसमें प्रबंधन कैसे बताए गए हैं वगैरह वगैरह। भाषा विज्ञान का मैं बता ही दिया हूँ, निरुक्त है, पाणिनीय व्याकरण है, शिक्षा है, भाषा विज्ञान के आधुनिक बहुत सारे ग्रंथ हैं। उसको लेकर अगर अनुसंधान करेंगे तो पाणिनीय व्याकरण निरुक्त भाषा विज्ञान के आधार ग्रंथ बन सकते हैं। कृषि शास्त्र का बता दिया, शकुन शास्त्र का जैसे वाताय कपिलाय विद्युत आतपाय लोहिनी कारिका है, ऐसे बहुत कुछ संदर्भ मिलेंगे आपको। वाणिज्य में हम देखेंगे पण्यम उत्तरापद निष्कम कार्षपणम रूप्यम आदि बहुत कुछ मिलेगा। अर्थशास्त्र में पाणिनीय विद्यमान अर्थशास्त्र संदर्भान आदाय, कर व्यवस्था कैसे थी, शासन प्रणाली कैसे थी आदि बहुत कुछ संदर्भ में मिलेंगे, और अर्थशास्त्र को भी लेकर हम अनुसंधान कर सकते हैं दोनों को जोड़कर। यंत्रों के लिए भाषा शिक्षण कैसे हो, पाणिनि ने व्याकरण में जो प्रविधियां जो टेक्निक प्रयोग किए हैं, भाषिक लॉजिक क्या है, प्रोग्रामिंग कैसे है, प्रत्याहार कैसे बनाए उन्होंने, प्रत्ययों को अनुबंध कैसे किया, टित कित की कल्पना कैसे की वगैरह वगैरह, बहुत कुछ पाणिनि की जो रचना है अद्भुत है। मेटा लैंग्वेज मतलब एनी लैंग्वेज और सिंबॉलिक सिस्टम यूज्ड टू डिस्कस, डिस्क्राइब और एनालाइज अनदर लैंग्वेज और सिंबॉलिक सिस्टम। मेटा लैंग्वेज पाणिनि ने नाम बनाया अलग अलग, जैसे उन्होंने कहा कि भाई यू स्त्राक्षो नदी, एक अलग नाम दे दिया, और लघु संज्ञा के लिए उन्होंने टी घु वगैरह वगैरह नाम दिए, बहुत छोटी छोटी संज्ञाएं। बड़ी संज्ञाएं की तो अनवर्थ संज्ञाएं की, जैसे सर्वाधिनी सर्वनामानी वगैरह वगैरह। तो इससे पता लगता है कि पाणिनि मतलब एक मेटा लैंग्वेज को डेवलप किया था, जिससे शास्त्र अध्ययन आसान हो गया। इसी प्रकार का अगर पाणिनि के उसमें और हम देखते हैं, नोटेशन देखते हैं, जैसे पाणिनि का जो नोटेशन है, और जो संगणक प्रथम संगणक प्रणेता या जिसको कहते हैं बेकस का जो है नोटेशन, जॉन बेकस 1959, तो दोनों में समानताएं हैं। तो इसलिए कहते हैं कि द बेकस नॉर्मल फॉर्म वाज डिस्कवर्ड इंडिपेंडेंटली बाय जॉन बेकस इन 1959, but Panini's notation is equivalent in its power to that of Bacchus and has many similar properties, user-friendly language development. तो ये पाश्चात्य लोग कह रहे हैं कि पाणिनि का जो नोटेशन है और जॉन बेकस का जो नोटेशन है, दोनों में बहुत कुछ सादृश्यताएं या समानताएं। पिंगल छंद शास्त्र में जो प्रयुक्त है गुरु लघु प्रस्तार आदि, तो मैं क्यों कह रहा हूँ पिंगल छंद शास्त्र का भी बहुत कुछ छंद संबंधी वर्ण पाणिनि ने कहा है। पाणिनि के जो वर्ण हैं लघु गुरु वगैरह, उसमें कहा है कि रस्वम लघु संयोगी गुरु वगैरह, वो पिंगल छंद शास्त्र में प्रयुक्त है। मतलब एक एक शास्त्र एक दूसरे से इंटरलिंकिंग है, एक दूसरे से जुड़े हैं। तो पाणिनि के इस उदाहरण संदर्भ के अतिरिक्त पिंगल शास्त्र में जो प्रस्तार दिए हैं, छंद की गणना की, एक भी कितने अक्षर होने चाहिए, लघु गुरु कैसे होने चाहिए, तो वो एक प्रकार का गणित है, तो उसका अध्ययन होना चाहिए, उसमें संधि नियम कैसे हैं वगैरह वगैरह। अभी तक हम जो संगणक निर्माण कर रहे हैं, उसमें जो भी तंत्रांश का निर्माण होता है सॉफ्टवेयर वगैरह का, तो वो विद्युत का जो ऑन ऑफ के आधार पर होता है, विद्युत तरंग के आधार पर होता है। तो अभी तक हम मतलब कोई ध्वनि संकेत आधारित कुछ हम कर सकते हैं क्या, जिससे संस्कृत का उच्चारण शुद्ध है, तो ध्वनि संकेत आधारित अगर तंत्रांश निर्माण अगर करने में कुछ प्रयास हो, तो बहुत संभावना है कि जितने शास्त्र शुद्ध उच्चारण संस्कृत का होता है, दुनिया की किसी भाषा का नहीं होता है। इससे भी अनुसंधान करना चाहिए, पाणिनि व्याकरण, प्रातिशाख्य,
और पिंगल छंद शास्त्र और व्याकरण। व्याकरण में जो कुछ नियम बताए हैं संधि आदि के। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे लौकिक न्याय उसमें बताए। प्रवर हमारे जो गोत्र परंपरा है और शाखाध्याय जो भी होते हैं विप्र ब्राह्मण, उनका जो प्रवर है वो बहुत कुछ हमें बताता कि हम कौन थे, क्या हो गए वगैरह वगैरह, और कितने हमारे गोत्र कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने बताया शाहिद आफरीदी जो पाकिस्तान का क्रिकेटर है, वो आपृत है, वो आयुधजीवी है, वो योद्धा होते हैं, पृथक सैन्य बनते हैं वो लोग। तो ऐसे अगर उनको याद दिलाते कि भाई तुम सब हमारे ही हो, तो बहुत कुछ उनको अपनी क्या आत्मबोध हो जाएगा, उनको अपने पूर्व पुरुषों के प्रति कुछ अभिमान जगेगा कि वे हम क्या थे, क्या हो गए। तो इस दृष्टि से अनुसंधान नहीं हुआ है गोत्र परंपरा की, प्रवर की। कुछ हुआ है, नहीं हुआ ऐसा नहीं कह रहा। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उनको समझाना पड़ेगा कि भाई जितने भी जो अफगानिस्तान में जो लोग हैं, उनकी जनजातियां हैं, उनके गोत्र कैसे रहे, कैसे वो बदल गए वगैरह वगैरह। स्वर व्यवस्था, आयुधजीवी संघ, पाणिनि व्याकरण में बहुत सारे आयुधजीवी संघों का वर्णन आया है। परिवहन साधन जो थे उस समय, युग्यम चपत्रे, रथ वगैरह बहुत सारे वर्णन होते हैं। शाब्दबोध पाणिनि का व्याकरण का अद्भुत विषय है। पांडुलिपियां बहुत सारे विश्व में विकीर्ण है, केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर भी। समग्र पांडुलिपियों को कैटलॉग करके उसका गंभीर अध्ययन अभी भी पूर्ण ढंग से नहीं हो पाया है। लौकिक न्याय भी भाष्य में बहुत कुछ मिलते हैं जो पाणिनि व्याकरण को पुष्ट करते हैं। तो ये सब मैं अभी बता दिया हूँ क्योंकि समय कम है, इसलिए मैं बहुत तेजी से चलूंगा। शाब्दबोध विषय को लेके आर्ट ऑफ डिकोडिंग, मतलब किसी भी भाषा को, जैसे कोई मैं वाक्य बोल रहा हूँ तो आप डिकोड करके उसको अर्थबोध कर रहे हैं, तो इसी प्रकार से यंत्र कैसे डिकोड कर सकता है, शाब्दबोध के दौरान यंत्र को कैसे बता सकते हैं, उस पर अनुसंधान होना चाहिए। बहुत सारे अनुसंधानशाला में, मठ मंदिरों में बहुत सारी पांडुलिपियां अभी भी है, बहुत सारी मातृकाएं हैं। उसका संपादन करना, प्रकाशन करना बहुत बड़ा काम है। व्याकरण के बहुत सारे ग्रंथ हैं अभी भी अप्रकाशित। तंत्र युक्तियों पर काम होना जरूरी है। ये पाणिनि के व्याकरण में भी बहुत सारे तंत्र युक्तियां हैं। इसे वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं। गणपाठ पर अनुसंधान होना जरूरी है। गणरत्न महोदधि जो ग्रंथ लिखा गया है बहुत अद्भुत ग्रंथ है, उसको जरूर पढ़ना चाहिए, उसको लेकर अनुसंधान करना है। अवयवों पर काम कुछ हुआ है, परंतु हम दैनंदिन जीवन में अवयवों का प्रयोग नहीं के बराबर करते हैं, बहुत कम करते हैं। हिंदी में कर सकते हैं, परंतु संस्कृत में अवयवों का प्रयोग जितना मतलब गणपाठ में बताया उतने तो हम नहीं करते। बहुत सारी व्याकरण शालाएं थी, पाणिनि शाला है, व्याड़ी शाला है, काशीकृष्ण शाला है, आपेशली शाला है। वो शालाएं कैसे थी, उसकी प्रक्रिया कैसे थी, वहां पर क्या क्या पढ़ाया जाता था, उस पर अनुसंधान होना होगा। कि पशु पक्षियों के बारे में बहुत कुछ वर्णन होता है, परंतु उस पर अनुसंधान भी होना जरूरी है। ये सब तंत्र युक्तियां हैं। जैसे पाणिनि व्याकरण में भी सूत्रकार पाणिनि 28 तंत्र युक्तियों का प्रयोग किया है, ऐसा वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं। वैसे 36 तंत्र युक्तियां हैं, कोई कहता 32, कोई कहता उससे ज्यादा। तंत्र युक्ति का मतलब होता है, तंत्र मतलब शास्त्र, युक्ति मतलब उपाय। शास्त्र को हम कैसे समझे या शास्त्र को कैसे प्रस्तुत करें, कैसे लिखे। तो कोई भी शास्त्र अगर पढ़ना है तो आपको तंत्र युक्तियों का ज्ञान होना जरूरी है। परंतु वर्तमान में अनेक शास्त्र हम पढ़ाते हैं, परंतु तंत्र युक्तियों को नहीं पढ़ाते हैं। तंत्र युक्तियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। तो गणपाठ में गणरत्न महोदधि, गण परंपरा, गण कल्पना, पाणिनि ने जो गण कल्पना की है अद्भुत है। जैसे गणित में हम सेट थ्योरी कहते हैं, वैसे पाणिनि ने गण कल्पना करके एक प्रकार के सेट थ्योरी को बताया है। व्याकरणशाला, व्याडेशाला, आपेशलीशाला मैंने बताया। उस जमाने में कौन से वृत्तियों को लोग अपनाते थे, क्या क्या काम करते थे, उसका भी वर्णन कुछ आता है। पशु पक्षियों का वर्णन आता है। शिक्षा संबंधी, शिक्षा कैसी परंपरा थी, गुरुकुलीय शिक्षा, दशग्रंथी परंपरा, अवधान परंपरा, भारतीय विद्याएं क्या थी, कलाएं क्या थी, ज्ञान कैसा था, जो अक्षर समामना के बारे में वर्णन आता कि 63 वर्ण है, उसके संख्याओं के चिन्ह क्या है, बहुत कुछ वर्णन है।
तो पाणिनि का संपूर्ण व्याकरण शास्त्र को अगर हम सार रूप में देखें तो पाणिनि ने शास्त्रारंभ में अथ शब्दानुशासन करके सीमांकन कर दिया शास्त्र को, प्रत्याहार सूत्र बनाकर संधि के लिए बहुत बड़ा उपकार कर दिया। अद्भुत है वो अक्षर समन्वय की कल्पना। सामान्य विशेषवत लक्षण पाणिनि का है कि संपूर्ण शास्त्र सामान्य विशेषवत लक्षण है, तो उसमें सामान्य सूत्र कुछ बनाए, कुछ अपवाद सूत्र बनाए, तो उससे पूरा शास्त्र सिद्ध हो गया। व्याकरण मतलब एक प्रकार का क्या है कि सूत्र है, वो कोडिंग करता है और उसको डिकोडिंग करना हमारा काम। तो कितने प्रकार के सूत्र हैं वो बताया कि वे 6 प्रकार के सूत्र हैं। तो मुझे आश्चर्य होता है कि किसी भी शास्त्र में इस प्रकार की सूत्र रचना या 6 प्रकार के सूत्र वगैरह नहीं बताए हैं। सूत्र बताए जरूर हैं परंतु इतना वर्गीकरण नहीं है। ये पाणिनि का व्याकरण शास्त्र इतना फ्लेक्सिबल है, जैसे जो अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है उसको भी समाविष्ट करने के लिए पुरुषोत्तरादि यथोक्तिष्ठम् के द्वारा सिद्ध किया गया, आकृतिकरण के द्वारा सिद्ध किया गया। गण कल्पना है, अनुबंध कल्पना है, सूत्रार्थ संपादन के लिए डिकोडिंग किया गया, जिससे षष्ठी स्थानीय होगा, तस्मिन् निर्दिष्ट पूर्वस्य तस्मादिति उत्तरस्य वगैरह वगैरह बता के अनुवृत्ति की कल्पना की गई। स्वर व्यवस्था बताई, छठे अध्याय के दूसरे पाद में पूरी स्वर व्यवस्था है, इस पर अनुसंधान हो सकता है। असिद्धत्व प्रकरण अद्भुत प्रकरण है, ये कंप्यूटर में जैसे कुछ भी व्यभिचार न हो उस प्रकार से इसमें असिद्धत्व प्रकरण में बताया गया कि कोई भी और लैपिंग नहीं हो। जैसे सपात सप्ताध्याय प्रति पादोना अध्याय असिद्ध होता है, तो पूर्णादेव बहुलम करके एक अलग ग्रंथ बना दिया और एक सूत्र से पूरे विषय को बता दिया। जैसे प्रत्याहार सूत्र के द्वारा कमांड, जैसे आजकल संगणक यंत्र में कमांड देते हैं, एक वैल्यू के लिए टीवी, ऐड के लिए ये, तो पाणिनि के अपने उसमें क्या है कि अण कहने पर वयु आ गया, अल कहने पर पूरे स्वर व्यंजन वर्ण आ गए, हल कहने पर संपूर्ण व्यंजन आ गए। परिभाषाएं बहुत सारे हैं, तो उसमें तार्किक नियम है, लौकिक न्याय है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ये सब कुछ काम में आता है। तो इससे पता लगता है कि पाणिनि व्याकरण में जो प्रयुक्त प्रविधियां हैं उसको हम शास्त्रांतर में, अलग शास्त्रों में, अलग क्षेत्र में प्रयोग कर सकते हैं, हमारे जीवन को और हम उन्नत बना सकते हैं। तो पाणिनि व्याकरण को केवल 4000 सूत्र इतने ही नहीं है, उसमें नाना शास्त्रों का संगम है। और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच या बहुशास्त्रीय अभिगम अगर हम करेंगे और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसकी उपादेयता अगर सिद्ध करेंगे तो फिर से भारत जगत गुरु बन सकता है, ऐसा मैं समझता हूँ। अब हम विचार करते हैं कि पाणिनि व्याकरण और मॉडर्न कंप्यूटिंग साइंस में क्या सादृश्यताएं, समानताएं हैं। देखिए यहाँ पर पाणिनि का जो थॉट प्रोसेस है, जैसे शास्त्र रचना के लिए और संगणक में जो थॉट प्रोसेस है जो डिजाइन करने की, तो सबसे पहले पाणिनि ने अपना जो थॉट प्रोसेस व्याकरण की रचना के लिए बनाया, तो उससे बहुत कुछ शास्त्र बहुत आसान हो गया। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर बनाया गया वो पास्कलियन मैकेनिकल कैलकुलेटर था, बहुत ही यांत्रिक था। दूसरा जो बनाया गया है तो इलेक्ट्रिकल बनाया गया, जो IBM कंपनी मार्क 1 प्रथम विद्युत संगणक बन गया, तो थोड़ा सा प्रगत हो गया, एडवांस हो गया, फिर भी वो मामूली था। तीसरा जो बना वो इलेक्ट्रॉनिक बना, वो एनियाक ने पहले बनाया जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, उसके बाद क्रांति हो गई। परंतु थॉट प्रोसेस शास्त्र बनाने के लिए पाणिनि का जैसा था वैसे ही यहाँ पर था। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मोड में आकर इसको पूरी दुनिया में फैलाया। हम आज भी केवल व्याकरण के इको सूत्र में ही लगे हैं। तो होना ये चाहिए था कि पाणिनि का जो प्रविधि चिंतन था उसको अन्य अन्य शास्त्रों में कैसे उपयोग कर सकते हैं, उस पर विचार होना था, और यह विचार अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो पाया। तो इस भांति यह मेरा विषय यहीं समाप्त होता है। विषय काफी बड़ा था, इसलिए केवल एक प्रकार से हम विहंगावलोकन कर चुके हैं और तलस्पर्शी अध्ययन के लिए एक एक बिंदु लेकर हमें अध्ययन करना चाहिए। तो इस विषय में अगर कोई शंकाएं हैं तो 5 मिनट तक आप शंका समाधान कर लीजिए, उसके बाद मैं समाप्त कर दूंगा। धन्यवाद।
किसी को यदि कोई संदेह है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो चैट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उन्हें अनम्यूट कर दूंगा। आप लोग सभी अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लूँगा जिससे आपकी उपस्थिति मान ली जाएगी। मन्ये हम सभी निर्गत संदेह हैं, निर्गत संदेहा संधि, कोई संदेह किसी को नहीं है। तो आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आज के विषय में जो विषय उपस्थापित किए हैं, अद्भुत हैं अपने आप में। मैं बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। इतने विशेष विषयों को संग्रहित किया है, पहली बार जिनको हम सुन रहे थे। विदेशों में कहाँ पर शिलालेख प्राप्त होते हैं जिनमें भारत की परंपरा का उल्लेख है, अद्भुत। और आचार्य जी ने जो 2 ग्रंथों के बारे में विशेष जानकारी दी है, पाणिनि कालीन भारतवर्ष और पतंजलि कालीन भारतवर्ष, इन 2 ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। तो आचार्य जी के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शोधार्थियों को ये विशेष ज्ञान देने के लिए। मैं पुनः उन्हें साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आचार्य जी लैब कर सकते हैं। मैं इनसे कुछ जो हमारे शोधार्थी हैं उनसे कुछ बातचीत कर रहे हैं। जी जी सर, अनम्यूट। मैं अभी तक जो भी प्रस्तुत किया हूँ, मेरी आवाज सुनाई दे रही? जी जी। अमेरिका में एक भारतीय विद्वान है जो इतिहास पर, पाणिनि व्याकरण पर, बहुत सारे विषयों पर लिखते हैं, परंतु है वो कंप्यूटर साइंस के। तो वो और ही लोग मिलकर एक सिंपोजियम किए थे। तो एक ग्रंथ है, आप लोग जरूर पढ़ लीजिए, नेट पर फ्री उपलब्ध है और पीडीएफ फॉर्म में भी है। मैंने एक बार शेयर भी किया था, यदुवीर जी जानते भी हैं। तो कंप्यूटिंग साइंस इन एंशिएंट इंडिया, ये शीर्षक सुनकर लोग चमक जाएंगे, भाई ये कैसा हो सकता है। परंतु वो हमने नहीं कहा है, पाश्चात्य विद्वानों ने कहा है कि वे कैसे संगणक विज्ञान पाणिनि व्याकरण में है, मतलब उसमें जो तर्क है, उसमें जो रचना सौष्ठव है, वो कैसे पाणिनि कंप्यूटर के अनुकूल है, प्रोग्रामिंग के अनुकूल है, वो बताया गया, सिद्ध किया। उन्होंने लिखा है, हमने नहीं लिखा है। तो आप लोग जरूर मतलब उसको पढ़िए। उसके सारे लिंक अगर अपेक्षित है तो मैं दे दूंगा। आप केवल नेट पे सर्च कीजिए, बहुत कुछ मिलेगा। सरोजा भाटे और उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, काक है, सुभाष काक। सरोजा भाटे और सुभाष काक के द्वारा लेख है, और सुभाष काक के कोई भी लेख हो आप जरूर पढ़िए। तो उन्होंने बहुत काम किया है। हम मतलब जो विदेशों में जो काम हो रहा है उसके बारे में अध्ययन नहीं करते हैं, ये हमारी दुर्बलता है। इसलिए मैं उस ग्रंथ का उल्लेख किया है। तो कंप्यूटिंग साइंस इन एंशिएंट इंडिया भारत में छपे, नेट पर उपलब्ध है, आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत सारे विदेशी विद्वानों के लेख हैं, भारत के नहीं। तो इससे पता लगता है कि वो कितने गंभीर हैं हमारे शास्त्रों के विषय में, और हम कितने कूपमंडूक जैसे सीमित हो गए हैं। तो एक जमाने में पूरी दुनिया में हमारा डंका बजता था, लोग यहाँ पढ़ने आते थे। उसके पीछे कारण था हमारा जो वैदुष्य है, हमारी प्रस्तुति है, हमारा जो ज्ञान वैभव, वो दूर दिगंत तक फैला था। तो एक बार फिर हम वैसा प्रयत्न करें, यही आशा करता हूँ। और इस छोटे से समय में जो मुझे अवकाश दिया उसके लिए मैं संयोजक जी को और उस विश्वविद्यालय को धन्यवाद अर्पित करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ।